काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आजादी के 75वें वर्ष में भारत ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कोरोना से युद्ध के दौरान भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और यह उपलब्धि है, भारत ने आज 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यानी भारत में वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, जो लगातार चल रहा है, उसमें अब तक पहली डोज जो है वो 75 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है। ये आज की एक बड़ी खबर भी है, एक बड़ा आंकड़ा भी है और कह सकते हैं कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि भी है। ये उपलब्धि यूं तो अगर आंकड़ों के हिसाब से हम तुलना करने लगें तो शायद हमको लगेगा चीन जो है उसने हमसे ज्यादा जो है आबादी को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, वैक्सीनेशन जो है वो लगा दी है। अगर हम वैसे देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कई छोटे देश जो हैं प्रतिशत के हिसाब से हमसे ज्यादा आगे दिखाई देते हैं। इस तरह की आंकड़ेबाजी के खेल जो है वो एक तरफ है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की उपलब्धि बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि पहली बात यह है कि भारत में जो पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत में जो वैक्सीन जो लग रही हैं वो पूरी तरह से स्वदेशी हैं और बीच में तो ऐसा दौर भी आया था जब भारत में जो बनी स्वदेशी वैक्सीन है उसको निर्यात भी किया था। कुछ देशों को जब जरूरत थी तो भारत ने वहां पर वैक्सीन भेजी भी थी। तो भारत ने वैक्सीन का आयात नहीं किया, आयात थोड़ा बहुत हमने रूस से और कई जगह से आया भी है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से भारतीय वैक्सीनेशन से जुड़ा है, स्वदेशी वैक्सीन है जिसको लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है। पहली बड़ी उपलब्धि यह है। आबादी का साइज देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा है, 75 करोड़ की आबादी तक, और भारत की जिस तरह से भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए ये अपने आप में बहुत अहम आंकड़ा है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ, भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ जिस तरह से भारत में राजनेता, कुछ राजनीतिक पार्टियां और साथ साथ मीडिया का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा था, लोगों को यह बताया जा रहा था कि भारतीय वैक्सीन जो है वो बिल्कुल भी भरोसे की नहीं है, लोगों को यह बताया जा रहा था भारतीय वैक्सीन पर भरोसा मत कीजिए, यह वैक्सीन मत लगवाइए। यहां तक कि कई नेताओं इतना तक कहा कि अगर आपने ये वैक्सीन लगवाई तो आप नपुंसक हो जाएंगे। इस तरह की भी जो है नेताओं ने बयान दिए और इस तरह की खबरें भी जो हैं कई जगह सोशल मीडिया पर हमको नजर आई। व्हाट्सएप पर बड़ी यूनिवर्सिटी जो चलती है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग लगे थे किस तरह से भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फेल करना है, नाकाम करना है। लेकिन इस सब के बावजूद और बीच में जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था तो कई भारत के जो अपने आप को महान लेखक मानते हैं उन्होंने इस तरह के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन जो है वो पर्याप्त
नहीं है, उन्होंने विदेशी वैक्सीन की वकालत की और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस विदेशी वैक्सीन को आयात करने के लिए भी बाकायदा लॉबिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। इस सब के बीच भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, कैसे देखा जाना चाहिए इस उपलब्धि को। जाहिर तौर पर विपक्ष की अपनी शिकायतें भी हैं, विपक्ष इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सवाल भी उठाता है और हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सवाल उठाना सबका हक है और सवाल उठाने से कई बार कई चीजें ठीक भी होती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं सवाल उठाएं। लेकिन इस उपलब्धि को कुल मिलाकर कैसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धि कम से कम कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है और इसको लेकर के कम से कम हर भारतीय के मन में आज एक संतोष की और खुशी की बात तो जरूर होगी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना से युद्ध में भारत ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत में देश में ही विकसित वैक्सीन की अब तक 75 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज शाम इसका ऐलान करते हुए बताया कि भारत में अब तक 75 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीकाकरण किए गए हैं। उन्होंने इसके लिए देश को बधाई दी और ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत का ये वही टीकाकरण कार्यक्रम है जिसे कभी अखिलेश यादव ने भाजपा का टीका कहकर नकार दिया था। ये वही वैक्सीनेशन कार्यक्रम है जिस पर राहुल गांधी से लेकर शशि थरूर जैसे विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। ये वही वैक्सीन है जिसको लेकर तमाम मीडिया में फेक न्यूज प्लांट की जा रही थी, पर दुनिया लगातार भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्रशंसा करती रही और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भारत को बधाई दी। भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इसी रफ्तार से चलता रहा तो दिसंबर तक देश की 43% आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द जिस चर्चा को हम बढ़ाएंगे वो सवाल आपके सामने आ रहा है। दो टूक में मेरा आज का दो टूक सवाल, 75 करोड़, जारी है दौड़। तमाम आशंकाओं और राजनीति के बावजूद भारत के स्वदेशी वैक्सीन कार्यक्रम की इस सफलता के क्या मायने हैं, कैसे देखा जाना चाहिए इसे? जी हां, 75 करोड़, जारी है दौड़। तमाम आशंकाओं और राजनीति के बावजूद भारत के स्वदेशी वैक्सीन कार्यक्रम को कैसे देखा जाना चाहिए? चार मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर SM रहेजा जी हैं और संजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, आज की डिबेट आपसे ही शुरू करता हूं। एक बड़ी उपलब्धि है, कम से कम बधाई देंगे सरकार को, कहेंगे शुभकामनाएं देंगे कि आगे भी इस तरह से, इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते रहें। अशोक भाई, क्यों नहीं बधाई देंगे? सच बात यह है कि हम तो बधाई देने के साथ साथ सवाल भी उठाएंगे। हम तो ये भी आपसे कहेंगे कि अब तक 75 करोड़ आप डोजेस की बधाई ले रहे हैं, 75 करोड़ लोगों को पूर्ण रूप से आप वैक्सीनेट करने की बधाई लेते तो हमें और अच्छा लगता। हमें और अच्छा लगता कि अगर आज की डेट में हमारी जनसंख्या पूरी की पूरी बधाई की पात्र हो जाती कि सभी लोगों ने वैक्सीन लगा ली। हम लोग और भी बधाई के पात्र हो जाते कि पिछले अक्टूबर से ही अगर नवंबर से वैक्सीन शुरू हो जाती तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। हम और भी बधाई दे देते प्रधानमंत्री जी को अगर उन्होंने फरवरी में ही पैसा दे दिया होता सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को, तो कम से कम हम अप्रैल और मई में ही ये 75 करोड़ का आंकड़ा लगभग पार कर जाते। हम बधाई तो दे ही देते, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी बधाई के लिए आप क्यों परेशान हैं? नहीं सर, आप तो परेशान होइए आज की डेट में कि 12% वैक्सीनेशन हुआ है अभी। जो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है। सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी एक मिनट, तुम्हारा है। सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी एक मिनट दीजिए, सुरेंद्र जी एक मिनट, दरबार तुम्हारा, सुरेंद्र जी एक मिनट दीजिए, सुरेंद्र जी एक मिनट दीजिए।
मैंने कहा जाहिर सी बात है, आप बधाई दे ना दे इससे मुझे, आपने कहा आप क्यों परेशान है, मैं कोई कतई परेशान नहीं हूं। अगर सर सुन, सरकार की बात कर रहा हूं, आप अपने आप को सरकार क्यों बना लेते हैं? अरे भाई मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन जब आप कहते हो तो सरकार का नाम लेने में सरकार लीजिए ना। सरकार ने तो आपसे सवाल नहीं पूछा सर, मैंने सवाल पूछा ना। मेरा पूरा सुरेंद्र जी आप मेरा सवाल ले लीजिए पूरी तरह से, आप सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूं आपको बुलाने के लिए। मेरे 1 घंटे के शो में आज आप हैं तो आप जी भर के बोलेंगे, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। और आपको और मैंने पहले ही कहा कि सवाल उठाने का लोकतंत्र में ये डेमोक्रेसी है, सवाल उठाना ही चाहिए। आप सवाल उठाएं, उसके लिए स्वागत है आपको, और इसीलिए आज आप मेरे शो में हैं क्योंकि मुझे मालूम है आप सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप बधाई, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम सरकार पर अंकुश रखना है, सवाल उठाना है। लेकिन विपक्ष कई बार चीजें अच्छी हो जाती है तो उसके लिए बधाई भी दे देता है, पीठ भी थपथपा देता है। तो मैंने इसी लहजे में सिर्फ आपसे पूछा बधाई देंगे क्या, आपने कहा देंगे, लेकिन फिर भी आपने बधाई दी नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूं बधाई दे दीजिए, सवाल उठाइए, और बधाई नहीं देना चाहे तो भी मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। शुक्रिया, अब आप बोलिए। ऐसा है अशोक भाई, आपने बधाई सुनी नहीं। असल बात है क्या कि जो कान की कुछ चीजें ऐसी होती है, वो जो चीज सुनना चाहती है वो पहली मैंने लाइन ही बधाई की थी। आप इस शो को रिपीट करके देखिएगा तो पहले ही मैंने बधाई। सर आपने कहा बधाई भी दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन आप ये कहते जी हां मैं पूरे देश को बधाई देता हूं। बधाई देना ये होता है, मेरे सवाल के जवाब में आप कह दें हां जी क्यों नहीं देंगे, और उसके बाद सवालों की झड़ी लगा दें, उससे मुझे कतई एतराज नहीं है। लेकिन आपने बधाई दी नहीं, मैं शो को रिपीट करके नहीं चला सकता, लेकिन आपको शो का लिंक भेज दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा आपने क्या कहा था। अब आप बोलें जी। तो फिर से आपके कहने के अनुसार, क्योंकि आप लोगों की आदत है कि अब फिर से बधाई देते, हाँ हम आपको भी बधाई देते, हम मनवाड़िया जी को भी बधाई देते हैं, चलिए हम ठीक, नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देते हैं, ठीक है, गोपाल जी को भी बधाई देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम अपने हाँ, प्रश्न भी रखते हैं, बिल्कुल आप ले रखिए, लीजिए बधाई, हाँ, और झौवा भर ले लीजिए, हाँ बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि झौवा भर बधाई देते हैं सर और बताइए आप। हाँ, लेकिन आप हमें ये तो बता दीजिए कि हाँ, 75 करोड़ में सिर्फ 12% को आप पूर्ण वैक्सीनेट ठीक, करा पाए हैं ना। ठीक, नंबर 1 ये प्रश्न है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। आप मैंने ये कहा सर, मैंने कहा आपके सवालों का स्वागत है, आपके सवालों का गोपाल जी जवाब देंगे, आप बिल्कुल सवाल उठाइए। हाँ, अरे आप ही जवाब दे दीजिएगा गोपाल। नहीं सर मैं काहे जवाब दूंगा, फिर आप कहेंगे, फिर आप मुझे सरकार बना देंगे। मैं सरकार नहीं हूं सर, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूं, सर मुझे नौकरी करने दीजिए। आप लोग आजकल पत्रकारों के पीछे भी झुआ लेके पड़ जाते हैं, पत्रकारों को नौकरी बचानी मुश्किल हो जाएगी। आप मेरी नौकरी की चिंता कीजिए, आप मुझे सरकार मत कहिए। हाँ नहीं सुनिए, आप झुआ भर बधाई लीजिएगा तो झुआ भर लेके पड़ेंगे सर। झुआ भर बधाई आप सरकार को दीजिए और देश को दीजिए। झुआ भर आप जो बाकी जो चीजें सवाल हैं वो सरकार से पूछिए। मैं यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन मुझे कम से कम बख्श दीजिए सुरेंद्र जी, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। इतना परेशान जब आदमी मानसिक द्वंद्व में होता है और तभी होता है। आप मानसिक द्वंद्व से निकलिए सर। मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं सर, इस पर मेरी आपकी बहुत तीखी बहस हो चुकी है। कार्यक्रम आपका और मेरे बीच नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं कि आप पत्रकारों को निशाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो आप फ्रस्ट्रेशन में पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। सर मुझे छोड़ दीजिए, आप सवाल सरकार से कीजिए, गोपाल जी उसका जवाब देंगे। आप पत्रकारों के पीछे लाठी लेके काहे पड़े सर? अशोक जी बड़ी गलत फहमी में रहते हैं आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आपको हमारे जो सरकार से सवाल होते हैं वो चुप आपको जाते हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, इस समस्या को दूर कर लीजिए तो आपको सारी आप ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। हाँ। आपसे कोई वो नहीं, आप अपने द्वंद्व से बाहर निकल करके पक्षियों को भी अपना समझ लीजिए, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। हम आपको एक सहयोग और सुझाव भी दे रहे हैं, और एक भाई के नाते बिल्कुल आप बड़े भाई की ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल अच्छे तरीके आप सुझाव दीजिए। आपके सुझावों का स्वागत है, आपके सवालों का स्वागत है, और आप जो सवाल करेंगे गोपाल जी बैठे हैं जवाब देने के लिए, वो आपके जवाब भी देंगे। लेकिन मेरा सिर्फ कहना है कि मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार की बाल की खाल निकालना ये विपक्ष करे, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं, और इसीलिए आज आप मेरे शो में हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई एक बार बधाई देंगे, उसी को लेकर आपने मुझे कितना खींच दिया कि आप देखिए 15 मिनट से आप पत्रकार के पीछे बढ़ गए, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ इतना कह दिया था सरकार को बधाई दे दीजिए। अगर मेरा यह कहना भी आपको बुरा लगाओ तो सर मैं झुआ लेकर के हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लेता हूं। अब इससे ज्यादा क्या करूं बताइए?
नहीं नहीं, क्षमा तो आप हमें कीजिए, अगर कोई आपको बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। हाँ। हमारी तो जिसको कहते हैं ना कि हमारी तो आपको छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है और उन लोगों की बड़ी से बड़ी बात उनका आपको बुरी नहीं लगती। नहीं सर। हमसे आप क्या नाम, गोपाल जी से आप राम की स्पेलिंग पूछते हैं, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछते, पूछिए, अच्छी बात। कभी हमसे भी राम की स्पेलिंग पूछिए। नहीं, जो आपने सवाल पूछा सर वही पूछूंगा। आपने चेकोस्लोवाकिया पूछा है, मैं गोपाल जी से चेकोस्लोवाकिया ही पूछूंगा। और गोपाल जी सवाल यही है जो बार बार सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि आपने भले ही 75 करोड़ का आंकड़ा पार किया, लेकिन रफ्तार जो है वो धीमी है अभी भी। अगर वो कह रहे हैं कि हमने जो सुझाव दिए थे, हमने जो बताया था, और सरकार अगर चुस्त दुरुस्त होकर काम करती तो ये आंकड़ा आप बहुत पहले अचीव कर लेते। ये सवाल सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं और इसका जवाब आपको देना चाहिए। बोलिए। देखिए अशोक जी, पहले तो मैं बधाई सरकार को नहीं, मैं कह रहा हूं बधाई ये जनता को दें कि उस जनता ने पूरा सहयोग से आज इस टीकाकरण के अभियान को प्रधानमंत्री जी के इस मुकाम पे पहुंचाया है। नहीं तो कांग्रेस वाले ये भी कह सकते थे जनता ही टीका नहीं, इन्होंने तो पूरी कोशिश करी थी कि जनता ही टीका लगवाने आए ना। शशि थरूर जैसे समझदार जो कहलाए जाते हैं वो नेता ने जिस तरह की गलतफहमी लोगों के दिमाग में भरने का प्रयास किया कि इस टीकाकरण को नहीं करवाना चाहिए, और अखिलेश यादव जी जो कि कह रहे थे कि ये भाजपा का टीका है, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं क्यों लगवाऊं, तो इन्होंने तो पूरी कोशिश करी थी कि आज 7 करोड़ ही रह जाए टीकाकरण, और ये खूब बधाई की जगह गालियां दे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वो इनका जो ड्रीम है वो सफल नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्या कह रहे थे, हम इनके क्या सजेशन थे, ये चाहते थे कि 4,000 रुपए में फाइजर से बाहर की कंपनियों से सरकार खरीदे, उनको मुनाफा करे और फिर यहाँ पे टीकाकरण करे। जबकि इन्हें समझ नहीं आ रही कि आज हमारे देश में, यह आपने सबसे पहले अशोक जी पहली बात शुरू में कही थी, यह भारत का निजी टीकाकरण, भारतीय टीकाकरण का पूरा यह प्रयोग है और पूरा यह इनिशिएटिव है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जब विश्व में 3-4 देश हैं जिनके की टीकाकरण, जिनके टीके उनने अपने देश के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और दिया जा रहा है, उसमें भारत का नाम है। भारत के 2 अपने टीका जो टीके हैं वो बंद शुरू से शुरू हो गए, और अब तो जो भारत बायोटेक के तो 8-10 कंपनियां बना रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी और जो हेल्थ मिनिस्टर इसके पहले हर्षवर्धन जी और मनसुख मांडविया जी का सतत प्रयास है कि भारत में अपना उद्योग डेवलप हुआ है वैक्सीनेशन का, जो पूरी तरह से इस वैक्सीन को बना रहे हैं। ठीक है, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है जिसको सबको समझना चाहिए। ठीक है, यह चीज आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, आपने जो वैक्सीन कंपनियों को जो पैसा देना है उसमें भी देरी करी, कई और चीजों में भी देरी हुई। ठीक है, ये आपकी बात से आपकी बात से पूरी तरह से सहमत भी हूं, और मैं और ये पूरा देश, एक मिनट, आपकी बात से सहमत भी हूं, पूरा देश भी ये जानता है। मैंने कहा इस तरह के बयानों की झड़ी लगा सकता हूं मैं, लेकिन आज मैं नहीं करना चाहता था ये। अगर मैं चाहता तो आज वो बयान निकाल कर अगर चलाता तो शायद देश देखता, लेकिन फिर भी देश को अच्छी तरह से याद है किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फ्लॉप करने के लिए क्या कुछ कहा गया था। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि पैसा देने में और कई जगह पर आपने जो है अनावश्यक रूप से देरी करी। नहीं, देखिए अशोक जी, बात यह है कि अक्टूबर 2019 में सरकार ने WHO में और यूनाइटेड नेशंस में यह बात कही थी कि टीकाकरण में पेटेंट को हटा दो। अफ्रीका और भारत ने यह महत्वपूर्ण बात उठाई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे प्रयास को शुरू से कहा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, देश का अपना टीकाकरण की इजाद हो, उसका पेटेंट खत्म किया। ये विश्व में आज विश्व इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत ने अफ्रीका के साथ मिलकर इस बात को हटाया, और अगर उस समय यह इनिशिएटिव नहीं लेते डोमेस्टिक डेवलपमेंट का, तो आज हम 4,000 और 3,000 रुपए में टीके खरीद रहे होते, विदेशी कंपनियों को फायदा कर रहे होते, और देश में अरबों अरबों रुपए का खर्चा हम कर रहे होते, जो आज हम निःशुल्क रूप से 18 से 45 लोगों को निःशुल्क टीकाकरण लगाने का जो अभियान है,
तो इस चीज को अप्रिशिएट केवल ये कर, अब कांग्रेस तो यही चाह रहा था ना कि विदेशों से खरीदे, यही तो इनने सजेशन किया था। और क्या था कि भारत का टीका खराब है, विदेश से खरीदो और भारत में लगाओ। ये इस चीज का जवाब देना कि ये क्या चाहते थे और हमने क्या किया। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन मेरे साथ जो दो मेहमान है पहले उनके पास भी जाऊंगा। डॉक्टर रहेजा, आप कैसे देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये भारत की उपलब्धि बड़ी उपलब्धि है? क्या आप इसको मानते हैं? और अगर बड़ी उपलब्धि है तो किस तरह से? क्योंकि मैंने शुरू में कहा और मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, अगर कुल मिलाकर देखें, अगर टोटल वैक्सीनेशन नंबर देखें तो चीन हमसे आ गया। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत जो है कई छोटे छोटे देश हैं उनसे पीछे है, लेकिन फिर भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। 75 करोड़ भारत की आबादी बड़ी आबादी होती है। कैसे आप देखेंगे इसको, किस तरह से आकलन करना चाहेंगे? ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हमें इसके लिए जनता को उनके सहयोग के लिए और सरकार को, जिस तरीके से सरकार ने इतने कम समय में हमें 2 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन उपलब्ध कराई और वो भी पूरे फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में पास होने के बाद, पूरी तसल्ली के हो जाने के बाद कि ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह असरदार हैं। I mean, it was ensured that these vaccines are safe and effective in all the 3 phases of trials, and only then they were made available to the public. तो आप देखें कि 75 करोड़ का आंकड़ा पार करना एक माइलस्टोन है और हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन इतनी इफेक्टिव हमारे देश में खुद विकसित की और सरकार ने इसमें पूरा सहयोग दिया। समय पर सारी अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक पे की गई और हमें तो मालूम है कि इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ा है हर एक व्यक्ति को, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना हर एक वर्ग पे, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विद डिफिकल्ट टू रीच एरियाज। तो इतने लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन का अभियान चलाना, वैक्सीन की कोल्ड चेन को मेंटेन करना, इतने ज्यादा अमाउंट में डिस्पोजेबल सीरिंज, नीडल, स्टाफ, वैक्सीनेशन सेंटर्स क्रिएट करना इतने कम समय में, तो ये तो एक अचीवमेंट है जिसके लिए हमें गर्व होना चाहिए और जनता का भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वैक्सीन हेजिटेंसी के बाद ये हमने खुद देखा, समय देखा कि शुरू में जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी, जिसकी वजह आप सबको मालूम है, कुछ एक मिथ्स क्रिएट कर दिए गए, भ्रम पैदा किए गए जनता के अंदर कि इम्पोटेंसी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इसमें सुअर की चर्बी है। हालांकि ये बिल्कुल आधारहीन थे, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार डाउट क्रिएट करने के बाद बिल्कुल यू आर इन डाउट। तो जनता को ये बात समझने में कुछ टाइम लगा और इसके लिए मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने उस समय पूरे देश के जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनको थ्रू इस चीज को क्लियर करवा दिया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और सेफ है। आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो पूरी मुहिम है, वैक्सीन की सेंटर्स पे लाइन लगनी शुरू हो गई। आप देखेंगे लाइन लगनी शुरू हो गई। और फास्ट ट्रैक पे हमने जब वैक्सीन किया और 75 करोड़ का आंकड़ा पार किया, तो आई थिंक इसके लिए तो ये प्रशंसनीय कार्य है और हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर रहेजा, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आपकी बात से मैं इस मामले में मैं सहमत हूं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमको बार बार लगातार हम अपने कार्यक्रमों में डॉक्टर्स को बुलाकर, क्योंकि ये हमको लग रहा था कि मुहिम की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरह की खबरें देश भर से आ रही थी, इतना ज्यादा वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में भ्रम थे, इतना ज्यादा फेक न्यूज फैलाई गई थी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार वो कह रहे थे। इसलिए हमको भी लगा कि इसको लेकर के लोगों को सही तस्वीर जानी चाहिए और उसके लिए हमने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी कई मीडिया हैं जिन्होंने इसको लेकर काम किया, लेकिन एक अशोक जी, एक इनसे राजपूत जी से एक प्रश्न था मेरा, जो एक मिनट मैं संजय जी से बात कर लूं, उसके बाद आता हूं, आपका सवाल लेकर राजपूत जी के पास जाऊंगा जो आप कि ये विदेशों से मंगवाना चाहते थे डोमेस्टिक। बिल्कुल वो सवाल लेकर मैं आऊंगा, वो राजपूत जी के पास ही जाऊंगा, लेकिन संजय जी मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ
सरकार है जो कह रही है कि एक बड़ी उपलब्धि है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है, उपलब्धि हो सकती है लेकिन और तेजी से हो सकता था। बीच में जो कुछ वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह का अभियान चला वो भी हमने देखा, उसके हम भी साक्षी हैं। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, सबसे पहले तो जो 75 करोड़ का आंकड़ा है, ये बिना किसी भी राइडर, बिना किसी भी कंडीशन के, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और इस उपलब्धि के लिए हमें भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। सरकार ऑब्वियसली इसके बधाई की पात्र है, क्योंकि भारत 130 करोड़ आबादी का देश है, बहुत बड़ा आबादी है, विविधताओं का देश है। हमारे देश में हर समय किसी न किसी तरह का एक नेचुरल कैलेमिटी भी होता रहता है। कहीं मान लीजिए कि अकाल है, कहीं सुखाड़ है, कहीं और चीज है। जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है। उस टेरेन के सिचुएशन में हिमाचल प्रदेश जैसा प्रदेश कहता है, जहां पहुंचना मुश्किल होता है कई क्षेत्रों में, कि हर घर में हर व्यक्ति को टीका लग चुका है, जो भी एलिजिबल है 18 साल के ऊपर का लोग का। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि और भी कैसे मैग्नीफाई होती है, उसमें फिर जो आपका दूसरा सवाल है उसका भी जवाब मैं दूंगा। एक चीज ये है कि ये जो है, भारत कभी भी R&D के लिए नहीं जाना जाता था। मतलब हम लोग को अपनी जो कमजोरी है उससे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कोई चीज पेटेंट हो जाती थी, उसके बाद सेकंड स्टेज की जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी या कुछ और होता था, या थर्ड स्टेज की होती थी, उसमें हम चतुर थे, उसमें हम अच्छा काम करते थे या कैपेबल थे। भारत पहली बार R&D अपना डेवलप करके, अपना वैक्सीन बना करके अपनी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। ये कैपेबिलिटी किस तरह की है, इस पे भी जरा गौर करने की बात है। ये 2 लेवल की कैपेबिलिटी है। एक तो देखिए, ये कोविड शुरू कब हुआ? पिछले साल, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में, भारत में फरवरी मार्च में। उसके बाद टीका तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपने बस पेड़ से तोड़े और आपने उगाया और मतलब बांटना शुरू कर दिया। पानी का एक ग्लास भी 75 करोड़ पूरे देशवासी को देना हो, अब भी आप समझिए कि कितना समय लगता है। एक अनुसंधान हुआ, उसके बाद उसकी टेस्टिंग हुई, उसकी ट्रायल हुई, उसकी फिर जब भी प्रोडक्शन होगी तो फिर उसकी ट्रायल होगी, फिर टेस्टिंग होगी, और टेस्टिफाई करके फिर उसका एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल जब नीचे तक पहुंचता है, तब हमने जो कैपेबिलिटी और आत्मविश्वास डेवलप किया पिछले कुछ सालों में देश के अंदर, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं जाने जाते थे। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने जो आत्मविश्वास पैदा किया, और जो लीडरशिप ने, स्टेट भी उसके भागीदार है, और इतनी सारी मीटिंग जो सेंट्रल स्टेट की हुई, लाख मुद्दों पे कई लोग कहे, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो वो था वो साकार हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने लीड लिया, प्रदेशों के अपने कंसर्न्स थे वो भी एड्रेस हुए। और बार बार जो सवाल आप कह रहे हैं कि सवाल उठाए गए, कभी कोई कह दिया ये टीका नहीं जी, ये तो पानी है, ये करने से जो तमाम आप संदेह उत्पन्न हो रहे थे वो हुए। प्रबुद्ध वर्गों ने, भाजपा का टीका कह दिया, एक परिवार ने अभी तक टीका लगवाया कि नहीं लगवाया हम नहीं जानते, देश कम से कम नहीं जानता कि उन्होंने लगवाया कि क्या हुआ। फिर इस तरह की तमाम चीजों के बीच में हमने जो संख्या पार करी है, जिस तरह की कैपेबिलिटी दोनों लेवल पे अचीव करी है, जिसमें R&D, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, और जो नीचे के लेवल पे गया है। तीसरा सवाल आपका ये है कि हम एब्सोल्यूट नंबर में 75 करोड़ कह रहे हैं, और हमारा टोटल परसेंटेज 100% वैक्सीनेशन का हमारा जो है वो बाकी छोटे देशों से कम। अब आप उसका दूसरा साइड देखिए, ये 75 करोड़ ऐसा है कि कम से कम 100 देश इस दुनिया के ऐसे होंगे जो 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे। बिल्कुल। हर दिन हम जितना वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें भी लगभग 100 देश आ जाएंगे जो हर दिन जितना हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। कम से कम पिछले 15 दिनों में वैक्सीनेट किया। 13 दिन में 10 करोड़, पिछले 13 दिनों की बात करें तो 10 करोड़ का आंकड़ा जो है 13 दिन में अचीव बिल्कुल अशोक। उसके बाद एक चीज और आती है कि जब परसेंटेज की आप बात करते हैं, इतने बड़े देश में, जिसमें फर्स्ट डोज मान लीजिए हम दोनों मिला करके वो डोजेज जिस तरह की लगी हैं, हेजिटेंसी है, बाकी मुश्किलें हैं, उसके बाद ये जो एक और भी चीज अशोक जी इसके साथ में जोड़ता हूँ जी, परसेंटेज की बात। अचानक आप एब्सोल्यूट नंबर जो परसेंटेज की बात होगी, आप कहेंगे ये तो छोटा सा जगह है जी, हिमाचल तो छोटा सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 100% दिखाइए, तो माने वहां परसेंटेज की बात आप नहीं करेंगे। जो चुनाव होते थे, चुनाव के नतीजे जो 2014 या 19 में आए, तो सडनली ये बात कही जाने लगी कि इंडिया में तो फास्ट पोस्ट परसेंटेज के हिसाब से चुनाव होते हैं, तो आपके पास बहुमत तो कभी रहता नहीं। तो कभी आप आंकड़ों पे खेलते हैं, कभी आप बहुमत पे खेलते हैं, कभी परसेंटेज पे खेलते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो नैरेटिव सूट करता है, आप उस नैरेटिव पे जाते हैं। ये जितने गर्व की बात है, मुझे लगता है कि इसमें और इस समय में कोई भी राइडर नहीं लगाना चाहिए।
और हमें उस चीज को गर्व से लेना चाहिए। ठीक है, राइडर के बिना भी बधाई हो सकती थी, लेकिन ठीक है, राइडर हैं, सवाल हैं, तो उसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेसी में तो सवालों के साथ ही विमर्श आगे चलता है, सवाल उठते हैं, जवाब होता है, तभी विमर्श आगे बढ़ता है। इस विमर्श को मैं और बढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। 1 मिनट के ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं और इस चर्चा को, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। 75 करोड़ लंबी दौड़, क्योंकि लंबी दौड़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं उन पर भी जवाब हो जाएगा इस ब्रेक के बाद। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। 75 करोड़ लंबी दौड़, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो है 75 करोड़ का आंकड़ा जो है वो टच कर लिया है, उसको छू लिया है। एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि के साथ विपक्ष लगातार इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सवाल भी उठाता रहता है। सवाल उठाने बिल्कुल लाजमी है और सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन इस बीच आपने ये भी देखा कि लगातार फेक न्यूज़ भी इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, भारत की वैक्सीन को लेकर के कई नेताओं ने, कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बाकायदा इस वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज़ भी फैलाई, भ्रम भी फैलाया। उसके बावजूद हम इस आंकड़े तक पहुंचे हैं, तो इस मायने में इसको एक बड़ी उपलब्धि माना ही जाना चाहिए। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, डॉक्टर SM रहेजा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र राजपूत जी, कुछ सवाल जो हैं वो गोपाल कृष्ण जी ने भी उठाए कि आप लोग तो ये चाहते थे कि भाई विदेशों से वैक्सीन खरीद दी जाए, और इस तरह के कई और एक लंबी मुहिम इस तरह की चली, हमने देखा मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि भाई भारत क्यों नहीं विदेशों से दवाई वैक्सीन खरीद लेता, क्यों नहीं हम बाकी वैक्सीन की बात करते। तो ये सब चीज़ें एक लंबे दौर से गुजरी, कैसे देखेंगे इसको? अगर आप सुनना चाहेंगे अशोक भाई, तो कुछ चीजों को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। पहली बात आपको ये रिकॉल करनी पड़ेगी कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले क्या हम वैक्सीनेशन कर सकते थे? तो जवाब आता है हाँ, हम कर सकते थे, क्योंकि हमने अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में ऑर्डर प्लेस नहीं किए, जनवरी और फरवरी में पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से हम फरवरी मार्च में हमको कोरोना की, जनवरी से लेकर के हमारे पास कोरोना की जो वैक्सीन की उचित डोज नहीं आ पाई। अगर आप इसको भी रिकॉल करना चाहिए। दूसरी बात जो आप विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह जैसा है, क्योंकि आप लोगों ने उसी समय भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के झगड़े को, और हमने किसी भी विपक्षी नेता ने ये नहीं कहा था कि कोरोना की वैक्सीन वाले भारत बायोटेक की पानी है या सीरम इंस्टीट्यूट की पानी है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को कहा था और भारत बायोटेक ने सीरम वैक्सीन की कहा था, और ये झगड़ा प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता के बाद सुलझा था। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है या मध्यस्थ है, ये तो गोपाल कृष्ण जी बताएंगे। तो किसी भी भारतीय नेता ने या किसी भी नेता ने ये नहीं कहा था, बीच में मत बोलिए गोपाल जी, ठीक है ना।
ये बात हमने नहीं कही थी, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की आपस की लड़ाई थी। इस चीज को आप अभी भी चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना था कि क्या हम कोरोना की दूसरी लहर को, जिसमें एक अनुमान बताता है कि 60 से 70 लाख लोग मरे हैं और सरकारी आंकड़ा बताता है 5 से 6 लाख लोग मरे हैं। मैं अपने गांवों की, उत्तर प्रदेश के गांवों की बात बता रहा हूं, और आप लोगों ने भी पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया कि 300 से 400 किलोमीटर का गंगा का जो रिवर बेड था वो कब्रिस्तान बन गया था। हजारों हजार लाशें गड़ी हुई थी वहां पर, वो इस वजह से क्योंकि हम समय से वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, और वो चूंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, और हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट को हमने ऑर्डर नहीं दिए थे। और हमने ऑर्डर क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन सहित भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने यह कह दिया था कि कोरोना कहां है, कोरोना तो जा चुका है, कोरोना की वैक्सीन तो उसी को लगेगी जिसको जरूरत होगी। ये मेरा तो बयान नहीं था ना, ये तो विपक्ष का बयान नहीं था, ये तो डॉक्टर हर्षवर्धन आज 75 करोड़ लोगों को लगा तो दिया। बीच में मत बोलिए यार गोपाल जी, क्यों चेक कर रहे हैं। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, आपने एक बात कहा कि ये सब चीजें रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर और भी बहुत सारी चीजें आपने कहा। अब मुझे मालूम नहीं आप सरकार के लिए कह रहे हैं या मेरे लिए कह रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा जब आप विपक्षी नेताओं के लिए सर सुन लीजिए सर, क्योंकि ये बात मैंने कही। और सुनिए सर, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट, मैंने आपको रोका नहीं, आपने कहा मुझे सुनना चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपको सुनना चाहता था, पूरा आपको समय दिया, लेकिन कम से कम मेरी बात का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि मैंने ये बात ठोक बजाकर कही और ये बात मैं दोबारा ठोक बजा के कह रहा हूं कि हां, विपक्ष के कई नेताओं ने वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैलाई। मैं ठोक बजा के दोबारा कह रहा हूं, विपक्ष के कई नेताओं ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया और गलत खबरें। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, हम अपनी वैक्सीन लाएंगे, ले आए अपनी वैक्सीन। आज उन्होंने खुद जाकर वैक्सीन लगवानी पड़ी उनको। और इसके अलावा आप रिकॉल कर सकेंगे तो सर ये भी रिकॉल कीजिए, आपकी ही सरकार जो है झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, वहां के मंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस वैक्सीन को हम नहीं लेंगे, इस वैक्सीन पर हमको भरोसा नहीं है। तो रिकॉल करना है तो यह भी रिकॉल कीजिए ना सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और फिर मैं वही कह रहा हूं, जो मूल सवाल जो गोपाल जी ने उठाया, वो सवाल मेरा अब भी बना हुआ है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं बहुत सारी लॉबी इस तरह से लगातार लगी हुई थी कि हम विदेशों से वैक्सीन आयात करें। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कट होता है, इसलिए बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम विदेशी वैक्सीन जो है यहां पर लाएं, उससे वैक्सीनेशन चलाएं। वो हुआ नहीं, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बहुत सारे नेताओं में, बहुत सारे पत्रकारों में, बुद्धिजीवियों में साफ तौर पर दिखाई दी। बोलिए आप जल्दी से, फिर मैं गोपाल जी के पास जाता हूं। जी, मैं आपको अब सुन लीजिए, देखिए फिर अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब भी सुनिए। बिल्कुल सुन रहा हूं सर। छत्तीसगढ़ की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, जब फेज 2 का ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, हमने भी कहा था कि फेज 2 का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है, इस बात पर प्रश्न उठेंगे। फेज 2 के ट्रायल के बगैर अगर आप उसको यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा एक भी भारतीय, जिसमें आप भी शामिल है, गोपाल जी भी शामिल है, पत्रकार साहब भी शामिल है, डॉक्टर साहब भी शामिल है, ये कोई गिनी पिग नहीं है। हमारा यह था कि ट्रायल अगर आप फाइनल करिए, और फाइनल ट्रायल होने के बाद किसी भी नेता ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। रही बात किसी और प्रतिपक्षी दल की बात, तो उस प्रतिपक्षी दल की बात के लिए आप उस प्रतिपक्षी दल के नेता से पूछिए या उनके प्रवक्ता से पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि जिन लोगों ने वो मार्केटिंग और कट की सारी बात चलाई, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। आज की डेट में अगर आप डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल नहीं पूछते हैं तो आप पाप कर रहे हैं कि आपको यह पूछना पड़ेगा हर्षवर्धन जी से कि आपने ऐसा क्यों कहा था कि वैक्सीन सबको नहीं लगेगी। आप पाप करेंगे अगर आप मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछेंगे कि साहब आपने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एडवांस पैसा क्यों नहीं दिया, लाखों लोग क्यों मर गए आप बगैर वैक्सीन के, और फाइनल फेज के ट्रायल के बाद आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिए सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को। और उसके बाद अगर इमरजेंसी परचेज की बात आती है कि हम ये कहेंगे और आप भी कहेंगे कि साहब वैक्सीन लगनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको अगर आप कट की बात करते हैं तो ये आपका आरोप हो सकता है। इस आरोप गोपाल जी जवाब भी दीजिए, लेकिन मैं एक बात यहां पे क्लैरिफाई कर दूं, जो फेज 2 की जो आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं। उस वक्त सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि ये जो फेज 2 के आप कह रहे हैं कि सिर्फ
फेज 2 के बाद लगाने की बात, सरकार ने उस वक्त ये कहा था कि इमरजेंसी के लिए इसके इस्तेमाल की बात कही थी, लेकिन इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल की बात कही थी तभी इस तरह के बयान आने लगे थे कि नहीं, हम इसको वैक्सीन को नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं लगाएंगे। अब जब स्वास्थ्य मंत्री बोल देगा तो वहां उस स्टेट की जो जनता है वो दरअसल कितना भरोसा कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन गोपाल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार, वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो है देरी करी, डॉक्टर हर्षवर्धन, और वो उल्टा कह रहे हैं कि आपकी सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते थे कि वैक्सीन बाहर से आ जाए। बिल्कुल ये गलत बात है। हाँ ठीक है जवाब। हाँ देखिए, बोलिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर आज देखेंगे तो भारत की वैक्सीन यहाँ पे सक्सेसफुली केवल भारत में ही नहीं लग रही, और भी देशों को भारत ने सहयोग के लिए अपने कमिटमेंट के अनुसार भेजी है। तो विश्व में वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी महत्वपूर्ण तरीके से हमारी सरकार ने उसका इस्तेमाल किया। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात है। आज आप ये बात कर रहे हैं इमरजेंसी यूज, एफिकेसी आज चीन और कहीं की जो वैक्सीन है उनकी एफिकेसी 40-50% है। बिल्कुल। और उनके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से हमारे वैक्सीनेशन को कंपेयर करना ही इनकी कमजोरी है। हमारी 85 से ऊपर पर एफिकेसी है, तो एफिकेसी महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक वैक्सीन हमने इजाद की और पेटेंट फ्री मैन्युफैक्चरिंग 10 से 12 कंपनियों को दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं थे, हम जनता के भलाई पे, देश के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे थे। वैश्विक स्तर पे इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। WHO, यूनाइटेड नेशंस तक इस बात, जब हमने शुरू किया था ये मुहिम की पेटेंट को हटा दिया जाए, तब अफ्रीका और भारत थे 2019 में अक्टूबर में। आज 156 देशों ने इस बात को कहा है कि भारत का वो 2019 का स्टैंड था कि वैक्सीन का पेटेंट फ्री करना चाहिए। आज अमेरिका को भी मजबूरी इस बात को साथ में आना पड़ा। तो ये डिप्लोमेटिक विजय थी, डिप्लोमेटिक। और आज फास्टेस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, अमेरिका से भी ज्यादा तेजी से नंबर, परसेंटेज, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए परसेंटेज जो कह रहे हैं कुछ लोग कम है, लेकिन नंबर ऑफ वैक्सीन, आज फास्टेस्ट नंबर ऑफ वैक्सीन का हमने टारगेट हर लेवल पे 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, यह वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट नंबर से साथ वैक्सीन किया। और 85% एफिकेसी से डोमेस्टिक वैक्सीनेशन के द्वारा किया। और वो उसके बाद किया जब अपोजिशन के नेता पूरी वैक्सीनेशन की पॉलिसी को डीरेल कर रहे थे। ये बताए ना कि कैसे राजस्थान में डस्टबिन में फेंक रखे थे वैक्सीन के बॉयल्स, साबुत बॉयल्स इन्होंने, क्या बकवास, सारे अरे निकाल लो राजपूत जी, निकाल लो। सुरेंद्र जी, ये तो अखबारों में आप रिकॉल कर लीजिए ना, अखबारों में छपी हुई खबरें थी सुरेंद्र जी, अखबारों में छपी खबरें थी। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अभी आपको ऐसी 50 खबरें दिखा दूंगा। सुरेंद्र जी, राजस्थान में जो हुआ तो खबरें भी बहुत छपी थी। उसके बाद जिस अखबार ने खबर छापी थी उस अखबार ने यह भी कहा कि हमको राजस्थान सरकार की तरफ से धमकाया जा रहा है, कि इस तरह की उस पत्रकार ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि मैंने ये खबर छापी और मुझे राजस्थान सरकार धमका रही है। ये तो रिकॉल कर सकते हैं आप सर, ये बहुत पुरानी बात नहीं है सर। सुरेंद्र राजपूत जी, दिक्कत वही है, नैरेटिव जो सूट करता है वो बड़ा सूट करता है, जो सूट नहीं करता वो भूल जाते हैं लोग, दिक्कत वही है। ये ज्यादा रिकॉल करने की जरूरत नहीं, बहुत पास की बात है। एक मिनट रुकिए, अब रुकिए सर, सुरेंद्र जी रुकिए एक मिनट, सुरेंद्र जी रुकिए, अब ऐसा लग रहा है, सुरेंद्र जी रुकिए, अब ऐसा लग रहा है अब सुरेंद्र जी रुकिए, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ आपको याद दिलाया। मैं तो, और गोपाल जी ने जो कहा राजस्थान की ये बात जो है, हम सब जानते हैं राजस्थान में क्या हुआ। उस पर मत जाइए सर, छोड़ दीजिए। मेरे 2 मेहमान हैं, मैं उनके पास जाता हूं। आपको गोपाल जी की बात से आप आहत हुए हैं तो मैं दूसरे मेहमान पे चला जाता हूं। रुकिए एक मिनट, अब रुकिए सुरेंद्र जी, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि आप मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब आपके ऊपर एक आरोप लगा, उसके बाद आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। रुक जाइए सर, 2 मेहमान और बैठे हैं। अरे नहीं क्या सर, आपने शुरुआत की, मुझे बोलने दीजिए। आप सबसे ज्यादा बोले, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर सवाल उठता है आप किसी को बोलने ही नहीं देते हो। तो सुरेंद्र राजपूत जी, दूसरे भी मेहमान हैं, 2 और मेहमान बैठे हैं, रिकॉल कर लीजिए। तब तक आप रिकॉल कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, और भी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। लेकिन मैं संजय जी के पास जाना चाहता हूं। संजय जी एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाई आप जो है सरकार में बैठे थे लोग जो दरअसल वैक्सीन बाहर से मंगाना चाहते थे, जो चाहते थे वैक्सीन में कट मिल जाए।
सर गोपाल जी कह रहे हैं कि विपक्ष कर रहा था। सवाल यह कि सरकार को अगर करना होता तो सरकार के लिए तो बड़ा आसान था, विपक्ष से वैक्सीन, बाहर से वैक्सीन मंगा लेता, सरकार के लिए तो बहुत आसान था, लेकिन ऐसा तो हमने होता देखा नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, समस्या ये होती है कि लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन अरे रहे हैं, राजपूत जी आप और ठहर भी कोविड जाइए एक ना ऐसी सर, महामारी है राजपूत जी कि- ठहर भी जाइए सर। इतना ज्यादा आप असहिष्णु क्यों हो जाते हैं सर? कभी आप मुझ पे बोलेंगे, कभी किसी, सर इतना असहिष्णु मत होइए। राजस्थान की सरकार की रिपोर्ट जो है वो सबने, पूरे देश ने पढ़ी है सर। आपको रिकॉल करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकंड आप चुप हो जाएं, सिर्फ 30 सेकंड चुप होकर गूगल देख लीजिए सर, सिर्फ 30 सेकंड में सारी पोल पट्टी आपके सामने आ जाएगी सर। छत्तीसगढ़ सरकार की, राजस्थान सरकार की और साथ साथ झारखंड सरकार की। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर, मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए, राजस्थान में दवाइयां, वैक्सीन कूड़ेदान में मिली, सिर्फ इतना टाइप कीजिए सर, 30 सेकंड लगेंगे। सुरेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड ले लीजिए, 30 सेकंड में तब तक दूसरे मेहमान भी अपनी बात रख लेंगे। सिर्फ 30 सेकंड में टाइप कीजिए, राजस्थान में वैक्सीन कूड़ेदान में मिली। सिर्फ आप इतना टाइप करेंगे, आपके पास खबरें खुल जाएंगी। सिर्फ 30 सेकंड शोर मचाने के बजाय टाइप कर लें सर, सिर्फ 30 सेकंड इस डिबेट को डिरेल करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड आप टाइप कर ले सर, सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। तब तक अपनी बात संजय जी को कहने दीजिए। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। तो जी समस्या क्या संजय जी है, बोलिए। राजस्थान की बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस समय में ये घटना सामने आई थी जिस समय एक चीज कही जा रही थी कई प्रदेशों के द्वारा कि उनके यहाँ वैक्सीन की काफी बड़ी स्कार्सिटी है और केंद्र उसको सप्लाई नहीं कर रहा। उसमें एक और भी अलग डिबेट है जो पहले हो चुकी है कि कई बार स्टैंड बदले गए प्रदेशों के द्वारा या पार्टियों के द्वारा कि हमें कैसे दिया जाए। उस समय ये चीज आई थी, उसके वीडियो भी है, फोटो भी है और रिपोर्ट भी है। तो उस बहस पे अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहस हो चुकी, लोगों के बीच में जो मैसेज जाना था वो जा चुका। बीच में सही में वैक्सीन बनाने की एक प्रक्रिया होती है जो मैंने पहले कहा, वो ऐसा नहीं है कि आप 4 मशीन में एक साथ इतना कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद हमने कैपेबिलिटी अपनी लगातार बढ़ाई, जिस समय ये कहा गया कि 120 करोड़ डोजेस हम दिसंबर तक लगा देंगे। उस समय बड़े सारे लोग तमाम दुनिया के और हमारे देश के अंदर तरह तरह के लोगों ने उस पर सवाल उठाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 करोड़ पहुंचना होगा, कब हम पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ये तमाम सवाल उठाए गए। मैं ये कह रहा हूं कि जो कैपेबिलिटी की बात है, 2 चीजें हैं मैं जिस पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। तो मैं ये कहा जा रहा था कोवैक्सीन का विवाद, आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोवैक्सीन लेने से और उनके पास जो स्टॉक था वो लोगों को लगाने से उन्होंने मना कर दिया था। हमने खुद देखा है उस पे कोविन के उस पे साइट पे जाकर के कई प्रदेशों में जिनके पास स्टॉक था भी वो कहते थे कि हमारे पास नहीं है स्टॉक, क्योंकि वो तो देखिए ये एक ऐसा खाका है कि देश में पहली बार एक ऐसी चीज हुई इतने शॉर्ट पीरियड में कि आप वैक्सीन लगाते हैं, आपके पास SMS तुरंत आ जाता है कि आपका ये सर्टिफिकेट है, तो वो फर्जी नहीं हो सकता वो चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस समय में R&D की प्रक्रिया चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री जहां भी ये मैन्युफैक्चरिंग होने वाला था उन सब जगह गए थे। एक हौसला अफजाई उससे होती है, एक विश्वास पैदा किया जाता है उन कंपनी में, और उस समय में एडवांस पेमेंट भी किया गया था। राजपूत जी जो दूसरी बात कह रहे हैं उसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ कि उस समय में इतना दे दिया जाता। वैक्सीन बनने का एक प्रोसेस है, फिर नया प्लांट लगाने में एक समय लगता है। तंबू कनात नहीं लगाना है कि रात में आप लगा दे सकते हैं। वो हुआ है, लोग देश सफर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं कि देश सफर किया है, लोग सफर किया है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, संबंधों का नुकसान हुआ है, देश उस चीज को देख चुका है। उसके बाद की प्रक्रिया जो है, जब सवाल उठाए जाने लगे थे तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री स्वयं क्यों नहीं टीका लेते। जिस समय में कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीकाकरण किया गया था, एक प्लानिंग के तहत इतने बड़े देश में आपको चीज करनी पड़ती है। जब 60 साल का टीकाकरण खुला तो प्रधानमंत्री एम्स जाकर के सुबह सुबह आम जनता की तरह उन्होंने टीकाकरण करवाया था। सुबह 5 बजे जाकर के उन्होंने टीकाकरण करवाया। संजय जी जब वो तस्वीरें सामने आई थी अशोक जी, तो खड़गे जी ने कहा था, संजय जी एक मिनट, संजय जी आप जो बात कर रहे हैं उस पर मैं रिकॉल कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बार बार रिकॉल की बात आ रही है तो मैं रिकॉल कर रहा हूं। जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लग रही थी तब ये कहा गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं वैक्सीन लगा रहे। जिस दिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाया उस दिन विपक्ष ये कह रहा था कि वो असम का गमछा पहन के क्यों गए वैक्सीन लगवाने के लिए।
बड़ी अशोक दिलचस्प जी, बात ये है। पढ़ लीजिए अलीगढ़ की खबर। सर अलीगढ़, एक मिनट, आप बहुत अच्छी बात है सर, एक मिनट संजय जी, आप अपनी बात पूरी, मैं आ रहा हूं सर, अलीगढ़ की खबर पे भी आ जाऊंगा, अलीगढ़ की खबर पे भी आ जाऊंगा, आप ये भी पढ़ लीजिए जरा। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा सुरेंद्र राजपूत जी को ये भी खबरें पढ़ा दें, अलीगढ़ की खबरें पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको ये भी खबरें पढ़ा देता हूं। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आ जाता हूं, अगर आप अलीगढ़ की खबरें पढ़वा रहे हैं तो मैं आपको ये भी पढ़वा देता हूं, और आपको ये पूरा अधिकार है। सुनिए आप सुरेंद्र राजपूत जी, सुनिए, आपको नहीं, ये इस कैमरे से आप जरा जूम इन करें, इस कैमरे से, क्योंकि अब इन्होंने खबर दिखाई दी है तो मैं भी ये भी दिखा दूं। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट, आपको सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप जो कह रहे हैं ना अलीगढ़ की खबर, आप कह सकते थे गोपाल जी की बात के जवाब में आप अलीगढ़ का मुद्दा उठा सकते थे, लेकिन आपने राजस्थान का मुद्दा उठाने पर क्या कहा? आपने कहा क्या बकवास कर रहे हैं। तो आप ये जरा आप सुनिए, अब आप कहेंगे मैंने शब्द नहीं कहे, तो आप कृपया करके इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपने कहा राजस्थान का मुद्दा उठाने पे आपने कहा क्या बकवास कर रहे हैं, तो अब मैं आपको सुना देता हूं क्या बकवास कर रहे हैं। कूड़ेदान में कोरोना टीके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान सरकार को लिखा पत्र। एक खबर। दूसरी खबर, राजस्थान में वैक्सीनेशन कूड़ेदान में फेंकने, गड्ढा खोदकर दबाने का काम क्यों हो रहा है? राजस्थान में वैक्सीन फेंकने और गड्ढा खोदकर दबाने का काम क्यों हो रहा है? दूसरी खबर। तीसरी खबर, देश में वैक्सीन की बर्बादी पर सामने आए राज्य और केंद्र सरकारें। सर आप ना आप ऐसी आप अलीगढ़ की सवाल उठाते, कुछ उठाते, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने राजस्थान की बात उठते ही कहा कि आपने तुरंत कहा ये क्या बकवास है, क्या बकवास नहीं है सर, ये खबर है। और उसके बाद आपने उस पत्रकार को धमकी दिलवाई जिसने राजस्थान की खबर करी थी, उस पत्रकार को धमकी दिलवाई गई राजस्थान में। तो सर आप ये मत कहिए, सुरेंद्र राजपूत जी सच से सामना कीजिए। मुझे मालूम है चोट गलत जगह पर हो गई है, मैं समझ रहा हूं चोट गलत जगह पर हो गई है, बिल्कुल गलत जगह पे चोट हो गई है, इसीलिए आपने बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन बेहतर होता कि आप तर्क का जवाब तर्क से देते। अगर उन्होंने राजस्थान की बात कही है तो आप बीजेपी स्टेट की कुप्रबंधन का मुद्दा उठाते, बजाय इसके आपने कहा ये क्या बकवास है। तो ये बकवास नहीं है, ये सच है, ये सच समझिए, और सच को सुनने का स्वीकार करने का मादा रखिए सर, सच को स्वीकार करने का सुनने का मादा रखिए। सच थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है, उसको स्वीकारिए। मैं डॉक्टर रहेजा के पास जा रहा हूं, मैं आपको चाहता था आपको मौका दूं, लेकिन आप इसी तरह से अगर चिल्लाना चाहते हैं तो सर आपकी मर्जी है। डॉक्टर रहेजा, किस दिशा में अब हम बढ़ रहे हैं? सवाल यह है कि हम इस उपलब्धि के बाद अब आगे किस दिशा में आपको लग रहा है कि भारत जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और क्या आपको लगता है कि कोरोना से लड़ने में ये वैक्सीन जो है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह पर, छोटी छोटी जगह पर मैं देखता हूं अभी भी लोग सवाल उठा देते हैं, आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के अब जो है लोगों की शंकाएं आशंकाएं खत्म हो जानी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं वो भी बंद हो जाने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली हमें ये समझना है कि ये वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह सुरक्षित है। तो हमारी सभी से अपील है कि ये वैक्सीन आप अवश्य लगवाइए, खुद को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, अपने बच्चों को, अपने घर में बुजुर्गों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने शहर को और अपने देश को। दूसरी चीज, वैक्सीन जो करने का तरीका, कोविन ऐप के ऊपर आप रजिस्टर करते हैं, पूरी जो वैक्सीनेशन का अभियान था डिजिटलाइज तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया, जिसमें कि हम किसी भी समय ये देख सकते हैं कितना वैक्सीनेशन हुआ, कहाँ पे कितनी वैक्सीन लगी, कितनी डोजेस कहाँ पे गई, और जिस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट ट्रैक पे किया गया जी, बाय एयर भी वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया गया। डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में मैंने खुद कैप्शंस देखे हैं जहां पे जाना भी बहुत मुश्किल है, वहां पर वैक्सीन को कोल्ड चेन के साथ मेंटेन करना, वहां पे नेट उपलब्ध करना और कोविन ऐप के थ्रू सारा कार्य किया गया, एक सेंट्रलाइज तरीके से, डिजिटलाइज तरीके से। तो इतने एडवांस तरीके से इतना बड़ा अभियान
सक्सेसफुली जो चलाया गया है, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। डॉक्टर राहेजा, एक छोटा सा सवाल ये- 30 सेकंड में, मेरे पास समय बहुत कम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ छोटा सा सवाल, अगर इस रफ्तार से हम बढ़ते हैं तो अभी इस साल के अंत तक हम लोग 43% लोगों को फुली वैक्सीनेट कर पाएंगे। क्या आपको लगता है ये इस आंकड़े से और अभी रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आपको कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो फिर आपको कम से कम 60% आबादी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। हाँ, आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। यदि हम 70% अप्रोक्सीमेटली लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं, वो उसका तरीका है वैक्सीनेशन है, तो जो सुरक्षित और इफेक्टिव है। दूसरा, जिनको कोरोना हो चुका है, तो यदि 70% या 80% में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं तो ये ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थम जाएगा और हम अगली वेव को कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। सबसे अहम बात है कि आप वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगवाइए, दोनों डोज लगवाइए, बिल्कुल, और उसके 15 दिन के बाद आपके अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप होता है। और ये जरूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप अपना मास्क ठीक से पहनिए, जिसमें कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। बिल्कुल, एहतियात सबको बरतने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने, अमेरिका के कई स्टेट्स में जहां पर ये कह दिया गया था कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, वहां अब दोबारा मास्क को कंपलसरी किया जा रहा है। अमेरिका में बहुत सारे लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। अब जो है वहां की अमेरिका सरकार भी तमाम तरह की योजनाएं बना रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जो है कोरोना से लड़ने में सबसे मददगार हथियार है। इस बात को याद रखिए। और भारत की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में जो वैक्सीन डेवलप हुई वो है। इसलिए अगर आपने भी अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो जरूर लगवा लीजिएगा। मैं सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, समय मेरे पास इतना ही है। मैं चाहता था एक राउंड की बात और करूं, लेकिन बहुत सारी बातें तू मैं और जो है जिसको जिस तरह से कहना चाहिए कि एक शोर शराबे में निकल गई, लेकिन मैं एक राउंड और चाहता था कि अपने मेहमानों को समय दूं। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में दो टूक में जुड़ने के लिए, आप सबका शुक्रिया। और आज दो टूक में इतना ही। चलते चलते आपसे फिर कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन जरूर से लगवानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से निःशुल्क वैक्सीन लगाकर भारत लगातार एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रहा है, वो भारत की एक बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी का जश्न तो मनाइए, लेकिन अभी भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वैक्सीन लगवाइए और इस रफ्तार को अभी हम थोड़ा सा और बढ़ा सके, इस पर भी अभी हमें काम करने की जरूरत है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।